तो नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम भीम सिंह। आज अपन बहुत अच्छी चीज़ करने जा रहे हैं। क्लास 9th का जो मॉडल पेपर है, गणित का जो मॉडल पेपर है, जो पेपर 2023 में आएगा, उस पूरे मॉडल पेपर यानी कि ये सिर्फ मॉडल पेपर से मतलब नहीं है कि कितने क्वेश्चन हैं, जैसे 20-25 क्वेश्चन कर लिए और अपना काम ख़त्म। नहीं, ये जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर के अंदर पूरी बुक्स का एक साथ रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे हैं। एग्ज़ाम से पहले कैसे प्रिपरेशन करोगे? जैसे एग्ज़ाम्स है, कल एग्ज़ाम्स है, या फिर एग्ज़ाम से थोड़ी देर पहले अगर प्रिपरेशन करनी हो तो फिर कैसे करते हैं? तब अपने सबसे पहले काम आता है शॉर्ट नोट्स आता है, यानी कि पूरी बुक्स का एक साथ रिवीजन हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का, वो एक क्वेश्चन है, उसके अंदर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि अपने को क्वेश्चन तो एक ही सॉल्व करना है, पर उस एक सॉल्व के अंदर कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं, कितने कंसेप्ट और होंगे, वो सब अपन सॉल्व करेंगे। यानी कि अपना एक प्रकार से अपना ये वीडियो है वो पूरी मैथ्स के बुक्स का शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। कंप्लीट कंसेप्ट उसके अंदर आ जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से, एक एक नंबर के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ता जाएगा और बड़े वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो अभी एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चों के लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगा। शुरू करते हैं एक्सरसाइज। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि न्यून कोण क्या कहलाता है? तो न्यून कोण, इसका आंसर हो जाएगा, जो न्यून कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री से कम। अब ऐसा करते हैं कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, इसके अंदर कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो सारे अपन डिटेल्स इस तरीके से अपन प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में ये करेंगे कि एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये सबसे पहले क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखो। सबसे पहले पूछा है कि भाई न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम वाला। ठीक है, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, 270 डिग्री और पूरा घूम के आएगा तब कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो बच्चों इसके अंदर देखो, अगर कोई भी कोण 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम कोण, 90 डिग्री का नहीं, 90 डिग्री से कम वाले जितने भी कोण हैं, इसके अंदर जितना भी आ रहा है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? न्यून कोण। दूसरी बात, ये है 90 डिग्री का कोण। बताओ 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ध्यान दो, 90 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे? 90 डिग्री के कोण को बोलेंगे समकोण बोलेंगे। इसी क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए कि भाई 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 नहीं, 90 से ज़्यादा और 180 से छोटा, इसके अंदर जितना भी आए उसको क्या बोलते हैं? 90 डिग्री से अधिक के 90 डिग्री से अधिक कोण को क्या बोलते हैं? अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक के 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री के कोण को बोलते हैं सरल कोण, या फिर इसको बोलेंगे ऋजु कोण। यानी कि इसके अंदर अपने जितने भी कंसेप्ट आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इतने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन तो एक ही था, अगर मैं चाहता तो इसको यहीं तक बोल देता है कि भाई न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो इसके अंदर और कौन कौन से क्वेश्चन अपने को पूछ सकते हैं वो मैंने बता दिया है। एक बार फिर देख लें, अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे से करना है। मैंने पहले ही बताया था कि पूरी की पूरी बुक्स के कंसेप्ट हैं वो अपन 1-2 वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। तो अब इसमें देखें, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, इसके अंदर आने वाले कोण को बोलेंगे अधिक कोण बोलेंगे। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या फिर ऋजु कोण बोलेंगे, और 90 डिग्री से कम वाले कोण को तो क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि भाई समान त्रिज्याओं के 2 वृत्त क्या होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समान त्रिज्याओं के वृत्त हैं क्या होते हैं? चलो अपन बना के देखते हैं। ठीक है, समान त्रिज्याएं हैं
एक ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लो 2 सेंटीमीटर है। एक दूसरा वृत्त है और इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। समान त्रिज्याओं के वृत्त को क्या कहते हैं? सबसे पहला है सर्वांग सम। अब सर्वांग सम का मतलब ये होता है एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रखने पर पहली वस्तु दूसरी वस्तु को बिल्कुल पूरी तरीके से ढक लेगी, उसे बोलते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम, सभी अंग समान। सर्वांग सम का मतलब है सभी अंग समान, सभी अंग समान। एक वस्तु को दूसरे के ऊपर रखने पर वो बिल्कुल उसको पूरी तरीके से ढक लेता है, तो उसे बोलते हैं सर्वांग सम। अब देखो, अगर मान लो एक इसकी भी 2 सेंटीमीटर है त्रिज्या, इसकी भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब ये दिखने में छोटा बड़ा लग रहा है, लेकिन समान त्रिज्या वाले वृत्त को दूसरे वृत्त के जस्ट ऊपर रखता हूँ तो ये पूरा का पूरा इसको ढक लेगा। इसका मतलब ये कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम। अब आते हैं बात, चलो बताओ ये समरूप क्या होता है? समरूप का मतलब होता है एक जैसे रूप होने चाहिए, एक जैसे दिखने चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक के ऊपर दूसरा रखे और उसको पूरी तरीके से ढक ले। तो ये दोनों बहुत ही अच्छा है, समरूप और सर्वांग सम। समरूप क्लास 10th के अंदर है। समरूप का मतलब होता है एक जैसा। अब देखो, मान लो मैं एग्जांपल ले लूँ कि बताओ ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है, जो भी हो वृत्त है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। बताओ ये दोनों वृत्त क्या है? सर्वांग सम है या समरूप है? चलो इस त्रिज्या ले लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। अब देखो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो इसको मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ। यानी कि ये दोनों जो वृत्त हैं, ये दोनों वृत्त हैं, ये तो होंगे सर्वांग सम। तीनों है क्या? तीनों के तीनों वृत्त हैं, एक जैसे हैं। वृत्त का रूप एक जैसा होता है, तीनों वृत्त है, इसका मतलब तीनों क्या है? समरूप हैं। एक उदाहरण और देखो, एक मैंने छोटा त्रिभुज लिया है और एक बड़ा त्रिभुज लिया है। दिखने में तो दोनों त्रिभुज है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है, न कि सर्वांग सम। सर्वांग सम का जो चिन्ह होता है, ये दोनों वृत्त क्या है? सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। तो सर्वांग सम हो गए, समरूप हो गए, बराबर भी हो सकता है। इसका ऑप्शन ए और सी दोनों हो सकते हैं। क्यों? बराबर कैसे होंगे? बराबर का मतलब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रखोगे, पूरी तरीके से ढक लेंगे, इसका मतलब बराबर। तो ये बराबर भी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्षेत्रफल मापने का मात्रक क्या है? क्षेत्रफल मापने का मात्रक वो हमेशा मीटर स्क्वायर। अगर मान लो आप किसी वस्तु का क्षेत्रफल माप रहे हो, उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है मीटर में दे रखी है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो देखो, यानी कि मैं इसको बोल क्या सकता हूँ, इसको बोलते हैं वर्ग मीटर। मीटर स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग मीटर। ये अगर ऑप्शन आपको कहीं पे भी दिख जाए वर्ग मीटर, तो वो वर्ग मीटर किसकी इकाई होती है? क्षेत्रफल की होती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अगर अपन क्षेत्रफल वाली जो एक्सरसाइज है उसमें से अगर क्वेश्चन करते हैं तो क्षेत्रफल ही तो बताना पड़ता है, तो पीछे अपन उसकी इकाई वर्ग मीटर लिखते हैं। वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बताओ यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर हैं, सिर्फ सेंटीमीटर, या फिर मैं बोल दूं कि चलो बताओ ये जो मीटर हैं, ये सेंटीमीटर हैं, ये किसका मात्रक है? मीटर लंबाई का है, सेंटीमीटर भी लंबाई का मात्रक है। किलोग्राम किसका मात्रक है? किलोग्राम किसका मात्रक है? किलोग्राम है भार का मात्रक, ये भार का मात्रक है, और ये लंबाई का मात्रक है, और ये क्षेत्रफल का मात्रक है। फुट, ये भी लंबाई का मात्रक है, फुट। अगर इसकी जगह सेंटीमीटर की जगह अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दूंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये किसका हो जाएगा? क्षेत्रफल का हो जाएगा। इसके अंदर एक और क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ क्षेत्रफल की जगह क्या लिख दें कि बताओ आयतन। आयतन का जो मात्रक होता है,
आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, घन में मापते हैं। अगर उसकी भुजाओं की लंबाई चौड़ाई मीटर में दे रखी है तो घन मीटर, सेंटीमीटर में दिए हैं तो घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता दें। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि थोड़ा बाहर वाला साउंड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि घन की भुजा ए हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। घन की भुजा ए है, घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं, जैसे मान लो एक चौक का डिब्बा है, तो उस घन की अगर एक भुजा ए है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि घन के चारों तरफ का क्षेत्रफल है वो कितना होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये है, जैसे मान लो एक चौक का डिब्बा है, उस चौक के डिब्बे का जो बाहर वाला जो पृष्ठ है उस पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक पृष्ठ को देखो, जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का एक पृष्ठ सामने से देखने पर ऐसा होगा। उसकी भुजा कितनी है, ए है, तो एक पृष्ठ को जब आप सामने से देखते हो तो वो एक आयत की तरह लगता है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये एक आयत का है, घन की एक दीवार का है, घन के एक पृष्ठ का है। तो ऐसे घन के अंदर कितने पृष्ठ होते हैं, 6 होते हैं, तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो यदि एक घन की भुजा ए है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। स्टार्टिंग का ही है सांख्यिकी का, आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, है ना, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हीरो का सूत्र लिखिए। अपन ने त्रिभुज वाले जो भी चैप्टर पढ़े हैं उनके अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र है हीरो सूत्र। त्रिभुज है, इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनका नाम ए बी सी, इस तरीके से भुजाएं दे रखी है। तो उस हीरो सूत्र अपन कब काम में लेते हैं। हीरो सूत्र, अगर मान लो ये त्रिभुज देखो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो फिर इसका अपन हीरो सूत्र से नहीं करेंगे। अगर बोल दे हीरो सूत्र से तब हीरो सूत्र से, नहीं तो √3/4 भुजा स्क्वायर जब समबाहु त्रिभुज हो। विषम बाहु त्रिभुज के लिए हीरो सूत्र यूज करते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज के लिए हीरो सूत्र। इसके अंदर हीरो सूत्र का फॉर्मूला होता है √s × s - a, s - b और s - c। यहाँ पर s क्या होता है, इसका अर्ध परिमाप होता है a + b + c/2। a b c क्या होती हैं, त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, ठीक है। और s होता है वो इसका अर्ध परिमाप होता है। परिमाप किसे कहते हैं, पूरी दूरी, लंबाई पूरी है। जैसे मान लो a की लंबाई है 2, b की लंबाई है 3, c की लंबाई है 4, तो बताओ टोटल परिमाप कितना हो जाएगा। 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो इस परिमाप का आधा कर दोगे तो s का मान आ जाएगा। फिर इसका वर्गमूल सॉल्व करना आना चाहिए। वर्गमूल सॉल्व करने के लिए आपको इसके अंदर ऐसे जोड़े बनाने हैं जो एक जैसे आए। जैसे मान लो 7 × 7, 8 × 8, 9 × 9, तो ऐसे जोड़े बनाने पड़ेंगे। फिर उसमें से एक अंक बार आता रहेगा 7 × 8 × 9। तो इस तरीके से अपने ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला है, इम्पोर्टेंट है कि 2 + x² + x और 2 - x² + x³ के अंदर x² का गुणांक बताना है, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, बताओ इसके अंदर टोटल पद कितने हैं। तो 1 2 3, 1 2 3। दूसरा ये बताओ इसके अंदर चर कितने हैं। तो इसके अंदर कितने चर हैं, एक ही चर है x। इसमें कितने चर हैं, इसमें भी एक ही चर है x। तीसरा ये पूछ ले कि चलो बताओ इसकी घात कितनी है। अधिकतम चर की घात कितनी है, इसकी घात कितनी है अधिकतम 1, और इसकी कितनी है 2। अधिकतम कितनी हो गई 2, तो ये द्विघात वाला हो गया। और ये कितने घात का है, अधिकतम घात 3 है, तो ये 3 घात वाला त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है। बहुपद का मतलब होता है बराबर 0 नहीं है। ये सब मैंने पहले वीडियो जो बना रखे हैं बेसिक वाले उनके अंदर बता रखा है, ठीक है। अब देखो x² का गुणांक यानी कि x² किससे गुणा है। यहाँ पे बताओ x² जो है वो किससे गुणा है। तो यहाँ x² वो 1 से गुणा है, तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना हो जाएगा 1। यहाँ बताओ x² का गुणांक कितना है -1,
ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी बच्चा क्या करता है, प्लस माइनस को नहीं देखता है, माइनस के साथ में लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे सीधा ही मैंने लिख दिया +1 है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस है। चलो बताओ यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक है 1, यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 1 +1, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये मैंने अभी बताया है, अगर कोई त्रिभुज है उसकी अगर कोई भुजाएं हैं ABC, तो इन भुजाओं का जो योग होगा A + B + C, ये तो इसका परिमाप हो जाएगा। अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे। अब इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि चलो बताओ 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। तो पहला तो है व्यापक रूप, किस तरीके से वो दिखता है। तो 2 चर वाला जो है ax + by + c = 0, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अब बताओ रैखिक समीकरण क्यों है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। क्यों है रैखिक समीकरण, क्योंकि x की अधिकतम घात 1 है, y की अधिकतम घात भी 1 है। तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं बताओ। x का और y का कितना मान रखो। एक मैं उदाहरण लेके, यही उदाहरण मैंने पहले लिया था, 2x + 3y + 5 = 0। यहाँ से देखो 2x = 5, 3y उधर गया तो माइनस का, और x बराबर हो जाएगा 5 - 3y/2। अब यहाँ से देखो मैं डायरेक्ट सीधा बता सकता था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं, उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, सीधा इतना करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन क्यों होते हैं, देखो y का आप कुछ भी मान रखोगे, जो आपकी मर्जी आए वो रखो, 1 2 3 4 5 6 माइनस के जो भी आप मर्जी हैं वो रखो, जो भी y के मान रखोगे x के मान आपको मिलते जाएंगे, यानी कि कितने हल हो गए, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है x³ + 3x² + 6x - 1 को x - a से भाग देने पर शेषफल पूछा है कि बताओ शेषफल कितना होगा। तो बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो जिसे आप भाग दे रहे हो ना, उसको 0 के बराबर करो, यानी कि x का मान निकालो। यहाँ से x का मान निकाल के इसके अंदर पुट कर दो, शेषफल आ जाएगा, कोई दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो अगर मान x - a = 0, तो x बराबर कितना हो गया a। अब x = a है, इस समीकरण के अंदर रखो। मैं समीकरण लिखता हूँ, x³ प्लस का 3x² प्लस का 6x और माइनस का a। अब इस पूरी समीकरण के अंदर मैं क्या रखूँगा, x बराबर a रखूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a की घात 3 × a की घात 2 + 6 × a माइनस का a। ये तो a³ प्लस a² कितना हो जाएगा 3a² प्लस ये हो जाएगा 6a माइनस a। अब यहाँ से देखो इतना कोई और भी सॉल्व हो रहा है तो अपन कर सकते हैं, जिसमें कॉमन आ रहा है उसमें कॉमन ले सकते हैं। पावर अगर किसी की एक जैसी है तो उसमें से कॉमन आना स्वाभाविक है, ठीक है। देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, और ये तो सीधा सिंपल सामने दिख रहा है। तो इसका जो शेषफल होगा a³ प्लस का 3a² और फिर ये हो जाएगा प्लस का 5a। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लोग इससे थोड़ा घबराते हैं कि इसमें भाग देना है, क्या करना, और उसको छोड़ देते हैं। इसमें करना क्या था, x बराबर a जो है वो x की जगह a रखना था और सॉल्व करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर देखो कितने सारे 5 बिंदु है, इसका मतलब ये है कि आपके 5 कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है अभिग्रहित व अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि यूक्लिड ने जो अभिधारणाएं दी हैं वो कल्पनाएं हैं और स्पष्ट सर्वव्यापी यानी कि सत्य हैं, इन्हें सिद्ध नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये हैं वो सत्य हैं। अभी कैसे सत्य हैं, देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। आप मुझे बताएं बिंदु की परिभाषा लिखो, क्या लिखोगे, लेकिन ज्योमेट्री के अंदर बिंदु शब्द तो है, इसकी परिभाषा नहीं है, मतलब ये कल्पना है। ये सत्य तो है कि बिंदु है, सत्य है, लेकिन इसको मैं बोलता हूँ बिंदु को सिद्ध करो। क्या सिद्ध करोगे बिंदु को? तो
पहला वाला जो पॉइंट है वो इसके अंदर सत्य है। दूसरा देखो, इसने कहा है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण है वो क्या होंगे, बराबर हैं। देखो, एक ये रेखा है और दूसरी ये रेखा है, इन दोनों रेखाओं के अंदर शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं, ये इसका शीर्ष है। शीर्ष किसे कहते हैं, देखो ये कोण है, ये इसका क्या है, शीर्ष है। और शीर्षाभिमुख यानी कि जो ये कोण मान लो, ये इस वाले कोण का शीर्ष और ये इस वाले कोण का शीर्ष, दोनों शीर्ष एक दूसरे की ओर हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण और ये कोण, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। बताओ दूसरा शीर्षाभिमुख कोण और कोई दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है सर, एक ये कोण और एक ये कोण, ये भी कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से और कंसेप्ट बन सकते हैं, यानी कि कौन कौन से आपको पूछ सकता है। यानी कि आपको अगर मान लो दो समांतर रेखाएं दे दी है और एक प्रतिच्छेदी रेखा दे दी है। अब बताओ इसके अंदर एक तो ये कोण बन रहा है, मैं नाम दे देता हूँ, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 और 8। तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है कि बताओ इसके अंदर कोण 1 और कोण 5 कैसे कोण है? अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो 1 और 5 ये हो जाएंगे संगत। अब और कौन कौन से कोण हैं वो आपको संगत कोण की तरह दिखाई दे रहे हैं। 1 और 5 ये आपस में संगत हैं, 4 और 8 ये संगत हैं, 2 और 6 ये संगत कोण हैं, 3 और 4 ये संगत कोण हैं। और आपको क्या पूछ सकता है, एकांतर कोण कौन से हैं? एकांतर कोण तो 4 और 6 ये इधर हैं, ये इधर हैं, ये एकांतर होंगे, अंतः एकांतर हो गए। 3 और 5 ये भी कैसे कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए, अंतः एकांतर कोण हो गए। बताओ 2 इधर आ रहा है बाहर और 8 इधर आ रहा है बाहर, है तो ये भी एकांतर है, लेकिन ये बाह्य एकांतर कोण है। तो इस तरीके से अपने को इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो इतने ही बन सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ट्रायंगल वाले जितने भी हैं उन सभी के अंदर ये लाइन पता होनी चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपको कंसेप्ट, छोटे छोटे पॉइंट है वो अगर आपको याद होंगे। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। बिल्कुल सत्य है। कैसे होगी, देखो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के बराबर कोण, अगर ये कोण x है और ये भी कोण है x और ये कोण है y, तो इसने ये कह रहा है कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, x के सामने वाली भुजा कौन सी है, इसका नाम दे देता हूँ a, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, इसका नाम दे देता हूँ b। तो ये कह रहा है अगर मान लो ये कोण बराबर हैं तो फिर इसके सम्मुख भुजा हैं वो भी क्या होगी, बराबर होगी। सम्मुख भुजा हैं वो भी बराबर होगी। अब मुझे आप ये बताएं, अगर कोई दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, दो भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दो भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। और अगर दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। बहुत अच्छा पॉइंट है, हर जगह ये यूज आता है, हर जगह इसको काम में लिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त ऐसी चीज़ें पता नहीं होती हैं, तभी मैथ्स के अंदर एक पीछे रहने का रीज़न है। मैथ्स में क्या होता है, बच्चे छोटी छोटी बातें होते हैं, छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं उनको वो नहीं पकड़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो भाई क्वेश्चन लिखवा दिया बढ़िया अच्छे से और फिर उसका बढ़िया से आंसर लिखवा दो, मज़ा आ जाएगा। तो वहाँ कोई कंसेप्ट किसी का क्लियर नहीं होता है, फिर वो मैथ्स को एक रटन विद्या बना देते हैं। नहीं, कंसेप्ट सारे क्लियर करो, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते जाएंगे। देखो किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है। अब आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, भाई समबाहु त्रिभुज ही किसे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ये एक त्रिभुज है, ये इसकी भुजाएं हैं, लेकिन सारी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए मैं इसको भी लिखूंगा a और इसको भी लिखूंगा a, सारी भुजाएं बराबर हैं। अभी जैसे मैंने ये वाला पॉइंट लिया था कि त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, और मैंने ये भी बोला था
क्या बोला था कि जो भुजाएं अगर बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, अगर कोण बराबर हैं तो उसकी भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर होगी। अब यहाँ पर देखो भुजाएं बराबर हैं, भुजाएं बराबर है तो इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर है। ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। हमें ये ज़रूर पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो x प्लस x प्लस x 180, ये टोटल करोगे तो 3x इक्वल टू 180। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। यानी कि प्रत्येक कोण, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। यहाँ कितना लिखा है, 50, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखूं कि बताओ प्रत्येक पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, प्रत्येक पतंग जो है, तब तो ये सही हो जाएगा। अगर मैं इसे लिखता हूं कि भाई प्रत्येक पतंग एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है, मैं पतंगाकार की तरह ही बना रहा हूं, ठीक है। आपके सामने मैंने दो पतंग बनाई है, बताओ दोनों पतंग में समांतर चतुर्भुज कौन सा लग रहा है। आप कहोगे सर यही समांतर चतुर्भुज लग रहा है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है, ठीक है। इसमें देखो है तो ये भी पतंग है, ये भी पतंग, ठीक है, ये भी पतंगाकार है और ये भी पतंगाकार है। लेकिन इसमें देखो ये भुजा थोड़ी छोटी है और ये भुजा क्या है, बड़ी है। ये भुजाएं बराबर नहीं है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। तो प्रत्येक जो पतंग है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होता है, प्रत्येक पतंग है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज है वो पतंगाकार हो सकता है। तो प्रत्येक पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर मैंने इसे लिखा है कि प्रत्येक पतंग है वो समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन हो गया। इतने कंसेप्ट सीखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 व 2 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर देखो 1 और 2 के बीच में दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसका जो आंसर होगा ऐसे करना, 1 और 2, इनके बीच में जितनी भी परिमेय संख्या बोले, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी बोले उसके अंदर 1 जोड़ना है। तो 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3। 3 से फिर दोनों तरफ गुणा करोगे 3/3, यानी कि 3/3। अब आप बताओ इधर अगर 3/3 का मान 1 होता है, 1 को किसी संख्या से गुणा करने पर वही आता है, यहाँ पे भी 1 को किसी संख्या से गुणा करने पर वही आता है। तो इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और बटे में आ जाएगा 3। इसको करोगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ से दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इनके बीच में कौन कौन आ रहा है, देखो इसको तो मैं लिख देता हूँ 3/3, यानी कि ये 1 ही है, ये तो हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इससे अगला 4/3, फिर अगला क्या हो जाएगा 5/3, अगला हो जाएगा 6/3। तो देखो इन दोनों के बीच में दो परिमेय संख्याएं आ गई हैं। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको P/Q में लिख सकते हैं और Q ≠ = 0। अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन नंबर 13 है, 1/√7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। देखो एक एक शब्द आप सीखते जाओ, हड़बड़ाई में सिर्फ आंसर के पीछे कभी मत भागो। आपको जो चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हैं उस क्वेश्चन का मतलब समझो, उसमें जो वर्ड्स दे रखे हैं उनका मतलब समझो, तब जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तब आपको वास्तविक मैथ्स है उसका पता चलेगा। सबसे पहली बात है कि भाई हर का परिमेयकरण करना है। इसका मतलब हर क्या है, एक अपरिमेय है। तो एक ये क्वेश्चन बन जाता है अपना कि चलो बताओ अपरिमेय किसे कहते हैं। अपरिमेय का मतलब ये होता है जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका वर्गमूल अपरिमेय हो गया। अब इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, ठीक है। देखो हर का परिमेयकरण, इसका परिमेयकरण ये है, हर का परिमेयकरण करना है तो हर के अंदर जो भी होता है उसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। √7 को 1 से किया तो √7,
√7 इंटू √7 कितना हो जाएगा 7। यानी कि देखो √7 गुणा √7 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर के अंदर 7 गुणा 7। अभी मैंने बताया था कि अंडर के अंदर अगर एक जोड़ा आ जाए तो एक बार आ जाता हमेशा, तो इसका मान हो जाएगा 7। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 1 का शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब वो भी मैंने एक आपको जो बेसिक मैथ्स है उसमें बता रखा है। शून्य का मतलब 0 नहीं होता है। शून्य का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ x का क्या मान रखूँ कि इस पूरे का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका आंसर कैसे ज्ञात करोगे, जो भी दे रखा है उसको 0 के बराबर कर दो। यहाँ पे मुझे x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये 2x बराबर प्लस का 1 है, उधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। यानी कि आप इस समीकरण के अंदर x बराबर -1 रखो, -1/2 रखोगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। देखो चेक करते हैं अपन, 2 गुणा -1/2, ठीक है, प्लस का 1, देखो इस कितना होता है, ये 2 से 2 कट गए, ऊपर कौन, -1 + 1 कितना आ गया, 0। यानी शून्य का मतलब ही यही होता है कि इसके अंदर x का क्या मान रखूं कि ये 0 हो जाए, तो शून्य कितना आ गया, -1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या दे रखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल लिखना है कि दिया है, क्या दे रखा है, ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, दूसरा इसने दे रखा है AB है वो 16 सेंटीमीटर है, AB बराबर 16 सेंटीमीटर। ये AE का मान दे रखा है, AE का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। पूछा है कि बताओ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, जो समांतर चतुर्भुज है उसके क्षेत्रफल का सूत्र लगा दोगे। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। सबको पता है क्षेत्रफल कितना होता है समांतर चतुर्भुज का, आधार इंटू ऊंचाई। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि भाई आधार कौन सा लेना है और ऊंचाई कौन सी लेनी, ये पता नहीं होता। मैं इसको साफ कर देता हूँ और यहाँ बताता हूँ कि अब चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो, जिसमें भी ये आ जाए कि आधार इंटू ऊंचाई, तब आधार किसको लेना है और ऊंचाई किसको लेना है। देखो एक अपन ने पहले इसमें पढ़ रखा है कि भाई लंब रेखाएं किसे कहते हैं, यानी कि एक दूसरे पर जो कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। तब आपको हमेशा क्या देखना है कि जिस पर लंबवत जो लंब रेखा है उसको तो बोलते हैं ऊंचाई, जिस पर ये गिर रही है, जहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाए रही, उसको बोलेंगे आधार। सिंपल सी बात है। अब चाहे मैं इस तरीके से कर दूं, बताओ आधार कौन सा है, तो ये हो गई ऊंचाई और ये हो गया आधार हो गया। ठीक है, तो जिस भुजा पर लंब पड़ रहा है वो आधार हो जाएगा। देखो मान लो मैं यहाँ से इस पर एक लंब खींच देता हूँ, तब ये आधार हो जाएगा, है ना, अभी है नहीं। तो यहाँ पर बताओ आधार कौन सा है, देखो ये इस वाले पे लंब है ना, तो आधार तो है DC। ऊंचाई कौन सी है, AE। अब DC का मान दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ तो क्या करें, कहाँ से लेके आए। तब आपको पता होना चाहिए कि भाई इसने बोल दिया है कि ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब DC का मान कितना हो जाएगा, 16। ऊंचाई जो लंब है, बिल्कुल ये तिरछी रेखाएं दे रखी हैं, ये नहीं होती, जो लंबवत हैं 90 डिग्री का जो कोण बना रही, जो गिर रहे हैं वो लंब है, तो वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अभी एक क्वेश्चन पहला आया था कि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, इस तरीके से, यानी कि वर्ग मीटर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन हैं वो अपन ने कुछ किए हैं, कुछ अपन और भी करेंगे। लेकिन इस वाले जो मॉडल पेपर हैं, ये फर्स्ट मॉडल पेपर आप मान के चलो, 2 मॉडल पेपर बनाऊंगा। दूसरे मॉडल पेपर में अपन जो बड़े क्वेश्चन है
अच्छे अच्छे जो बड़े क्वेश्चन हैं और जो पेपर में आने का चांस बहुत ज़्यादा है, या फिर जिनकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो अपन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।